वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। साथ ही हम उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके कोई भी मित्र जीपेट एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, इन सभी में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें जरूर बोलिएगा कि गूगल प्ले स्टोर से फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड करें और वहां पे हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स जरूर देखें, जिससे कि उनको उन सभी एग्जाम में काफी कुछ फायदा मिल सके। वो सारी चीजें आपको काफी डिस्काउंट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन से यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, एज पर द इंडियन फार्माकोपिया द स्पेरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स रिक्वायर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट फॉर डिजोल्विंग 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट। आपको ये बताना है कि कितने पार्ट्स चाहिएगा सॉल्वेंट के 1 पार्ट सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए, एज पर इंडियन फार्माकोपिया स्पेरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स के लिए। देखिए, सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1 to 10 पार्ट सॉल्वेंट। ऑप्शन बी है आपके सामने 10 to 30 पार्ट सॉल्वेंट। ऑप्शन सी है 30 to 100 पार्ट सॉल्वेंट एंड ऑप्शन डी है 100 to 1000 पार्ट सॉल्वेंट। तो आपको ये बताना है कि स्पेरिंगली सोल्यूबल, जो स्पेरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं ना, उनके लिए क्या डेफिनेशन है कि 1 पार्ट जो सोल्यूट है उसको डिजोल्व करने के लिए कितना सॉल्वेंट चाहिए, तो वो कंपाउंड आपका स्पेरिंगली सोल्यूबल कहलाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 30 से लेके 100 पार्ट्स। देखिए, एज पर आईपी अगर हम देखें कि क्या क्या सोल्युबिलिटी क्राइटेरिया है या कौन कौन से सोल्युबिलिटी के डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस हैं और उनका क्या मीनिंग है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला आएगा आपका वेरी सोल्यूबल। वेरी सोल्यूबल का मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट सोल्यूट के लिए, 1 पार्ट सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए लेस देन 1 पार्ट सॉल्वेंट चाहिए, यानी एक पार्ट से भी कम सॉल्वेंट चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं वेरी सोल्यूबल। क्या बोलेंगे? वेरी सोल्यूबल। इसी तरीके से फ्रीली सोल्यूबल का मतलब होता है कि 1 पार्ट सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए अगर 1 से लेके 10 पार्ट्स तक सॉल्वेंट चाहिए तो वो आपके क्या कहलाएंगे? फ्रीली सोल्यूबल। इसी तरीके से सोल्यूबल के लिए क्या होगा? सोल्यूबल के लिए होगा 1 पार्ट सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए अगर 10 से लेके 30 पार्ट सॉल्वेंट चाहिए तो उसे हम बोलेंगे ये सोल्यूबल है। इसमें स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब होगा कि 1 पार्ट सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए अगर 30 से लेके 100 पार्ट सॉल्वेंट चाहिए तो यहाँ पे वो क्या कहलाएंगे? स्पेरिंगली सोल्यूबल। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया है, एज पर आईपी स्पेरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स रिक्वायर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट फॉर डिजोल्विंग 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट। तो यहाँ पर आएगा 30 to 100 पार्ट सॉल्वेंट चाहिए। इसी तरीके से स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल टर्म्स भी आते हैं। स्लाइटली सोल्यूबल का मतलब एक पार्ट सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए अगर 100 से 1000 पार्ट सॉल्वेंट चाहिए तो वो स्लाइटली सोल्यूबल कहलाएगा। नेक्स्ट है वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, मीन्स 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए अगर 1000 से लेकर 10,000 पार्ट सॉल्वेंट चाहिए तो वो आपका वेरी स्लाइटली सोल्यूबल कहलाएगा। और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल का मतलब है कि एक पार्ट सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए अगर मोर देन 10,000 पार्ट्स सॉल्वेंट चाहिए तो इसका मतलब वो कंपाउंड उसमें प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है। तो ये आपके अलग अलग डिस्क्रिप्टिव फेज थे। कई बार इनमें से किसी भी फेज के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारे फेजेज आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एज पर इंडियन फार्माकोपिया का स्टोरेज कंडीशन फॉर बाईफेजिक इंसुलिन इज। इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार आपको बताना है कि अगर बाईफेजिक इंसुलिन की स्टोरेज कंडीशन है तो वो क्या रहेगी। ऑप्शन ए है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है 8 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है एट रूम टेम्परेचर। तो आपको बताना है एज पर इंडियन फार्माकोपिया स्टोरेज कंडीशन क्या है बाईफेजिक इंसुलिन की, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो हम देख लेते हैं। कई स्टूडेंट ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना भी शुरू कर दिया होगा। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। देखिए, एज पर इंडियन फार्माकोपिया जो है ना, बाईफेजिक इंसुलिन है, जितने भी वैक्सीन है और जो भी सीरा है, इंसुलिन है, वैक्सीन है, सीरा है, उनकी जनरली स्टोरेज कंडीशन 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस रहती है। इसे हम रेफ्रिजरेटर कंडीशन या फिर कूल टेम्परेचर भी कहते हैं, है ना।
देखिए अब इसमें अलग अलग कंडीशंस आती है। देखिए सबसे पहला आता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आपका कहलाता है बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम कोल्ड टेम्परेचर कहते हैं। कोल्ड टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर कंडीशन, जहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है कूल टेम्परेचर। कूल टेम्परेचर आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक। 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपका कूल टेम्परेचर कहलाता है। देखिए ये रेंज आपको मालूम होना चाहिए। कई बार एग्जाम में कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है, कूल टेम्परेचर क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कोल्ड टेम्परेचर जब भी पूछे तो आपको बिलो बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस करना है, और कूल टेम्परेचर पूछे तो 8 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपका रूम टेम्परेचर, जिसे हम वर्किंग एरिया टेम्परेचर भी कहते हैं। जो हमारा नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वो आपका रूम टेम्परेचर कहलाता है। इसके बाद है आपका वार्म टेम्परेचर, जो कि आपका 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। एंड एक्सेसिव हीट का मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी अबोव चला जाता है, तो वो आप एक्सेसिव हीट कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें बाइफेजिक इंसुलिन का पूछा था, तो वो जनरली रेफ्रिजरेटर कंडीशन में रहता है, कोल्ड टेम्परेचर में रहता है, जो कि 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो ये बताना है कि कितना टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस में, कितना फ़ारेनहाइट होता है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 67 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 87 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड ऑप्शन डी है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए इसको करने के लिए आपको टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, अगर हम इसको सोल्व करते हैं बाय टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला, तो आपका आंसर आता है ऑप्शन बी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपस में कन्वर्ट करना है, तो ये जो दोनों पार्ट है CO/5 इज इक्वल टू F-32/9, ये दोनों साथ में लेके चलने हैं। यानी ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है। ये इसी तरीके से आपका र्यूमर है। र्यूमर के अंदर अगर टेम्परेचर होता है तो ये होता है इज इक्वल टू R/4, और ये होता है केल्विन। केल्विन में होगा तो क्या होगा? K-273/5। तो ये आपके है ना आपस में अलग अलग इंटर कन्वर्जन फॉर्मूले हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं। यहाँ पे C है डिग्री सेल्सियस में, F है फ़ारेनहाइट में, R है र्यूमर में, एंड K है केल्विन में। यानी अगर हमें किसी भी दो फॉर्मूले को अगर आपस में एक्सचेंज करना है, अगर इंटर कन्वर्ट करना है, तो वो वाले यूनिट के फॉर्मूले हम ले लेंगे। अगर मान लो सेल्सियस को र्यूमर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? C/5 इक्वल टू R/4। इस तरीके से उनको आपस में इंटर कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का दे रखा है, तो हम ये दोनों पार्ट लेंगे शुरू वाले, ठीक है ना। तो क्या हो गया? C/5 इक्वल टू F-32/9, और सेल्सियस कितना दे रखा है? 25। 25 की वैल्यू पुट अप कर लेंगे। ये हो गया आपका 25/5 इज इक्वल टू F-32/9, है ना। तो 25/5 होता है 5, तो ये होगा आपका 5 इक्वल टू F-32/9। अब मान लो देखिए 9 इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 4 जा F-32 क्या हो गया? F-32 इक्वल टू 9 5 जा 45, ठीक है। अब मान लो F की बात करें तो देखिए ये माइनस साइन है, तो ये भी इधर जाएगा। इधर जाएगा तो माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस साइन में। तो कितना हो जाएगा? F इक्वल टू 45 प्लस 32, यानी कि कितना हो जाएगा? 77। तो ये हो जाएगा आपका F इक्वल टू 77 फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से इसका आंसर हम आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो कोई सा भी कन्वर्जन है, तो वहां पे भी हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कई बार, कि कितना डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी एक आपको पर्टिकुलर वैल्यू बतानी है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। यानी जहाँ पे फ़ारेनहाइट होगा वहीं पे आपका सेल्सियस होगा, तो वो आपका रहता है -40। इसका भी ध्यान रखना है। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप इस फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, तो C/5 यानी -40/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखेंगे -40 -32/9, तो कितना आ जाएगा? -72/9।
तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो दोनों में वैल्यू बराबर आएगी, ये भी -8 हो गया और ये भी क्या हो गया, ये भी -8 हो गया। इस तरीके से सेम वैल्यू आती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, टेक द करेक्ट अबाउट इंडियन फार्माकोपिया 2018। 2018 जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके अनुसार आपको बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट है। ऑप्शन ए है, पायरोजन टेस्ट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट इन पेरेंट्रल। ऑप्शन बी है, जनरल केमिकल टेस्ट एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी है, आईपी 2018 इंक्लूड 220 न्यू मोनोग्राफ, 336 रिवाइज्ड मोनोग्राफ एंड 53 न्यू फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मोनोग्राफ। एंड ऑप्शन डी है ऑल। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल। देखिए अगर हम आईपी का यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला था, इसका कारण यही है एक मेनली कि यहाँ पे जो हम है ना चाहते हैं कि एक बार इंडियन फार्माकोपिया का नॉलेज आपको हो जाए। तो देखिए एज पर आईपी जो फर्स्ट एडिशन है आईपी का वो कब आया था, 1955 में आया था और उसका सप्लीमेंट मार्केट में आया था 1960 में। इसी तरीके से सेकंड आईपी इंडियन फार्माकोपिया आपका 1966 में आया था, उसका सप्लीमेंट आया था 1975 में। थर्ड इंडियन आईपी कब पब्लिश हुआ था, 1985 में और उसके सप्लीमेंट आए थे 1989 और 1991 में। इसी तरीके से फोर्थ आईपी आया था 1996 में और उसके सप्लीमेंट आए थे 2000, 2002 एंड 2005 में। फिफ्थ आया था 2007 में जिसका सप्लीमेंट 2008 में आया था। सिक्स आया था 2010 में जिसका सप्लीमेंट 2012 में आया था। सेवंथ आया 2014 में जिसका सप्लीमेंट आपका 2015 और 2016 में आया था। ये एडेंडम थे और 2018 में इसका नया पब्लिकेशन आया था एट्थ और उसका एडेंडम 2019 में आया था। ये जो एट्थ एडिशन है ना आईपी का, ये 4 वॉल्यूम में आया था और ये 1 जुलाई 2018 से लागू हो गया था। अभी देखिए 9th एडिशन चल रहा है फिलहाल, 9th एडिशन ऑफ आईपी चल रहा है जो कि 2022 के अंदर मार्केट में आया है। ठीक है ना। अगर हम आईपी की बात करें तो आईपी पब्लिश कौन करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी, ये इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट 1945 के अंदर हुआ था। किसके अंदर हुआ था, 1945 के अंदर, अंडर द चेयरमैन ऑफ R.M. चोपड़ा, जो रामनाथ चोपड़ा है उनके चेयरमैनशिप में हुआ था। और इंडियन फार्माकोपिया का जो हेड क्वार्टर है वो है गाजियाबाद, यूपी के अंदर गाजियाबाद के अंदर है। तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया है। शायद हो सकता है काफी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अभी वर्तमान में 9th एडिशन चल रहा है, इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टिक द अनमैच्ड पेयर। इनमें से जो भी अनमैच्ड है उसको आपको टिक आउट करके बाहर निकालना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा NaHCO3। ऑप्शन बी है वॉशिंग सोडा Na2CO3। ऑप्शन सी है कास्टिक सोडा जिसे NaOH कहा गया है यहाँ पे। और ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे CaSO4 लिखा गया है। तो आपको इनमें से जो अनमैच्ड पेयर है, जो इनकरेक्ट पेयर है उसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 देखिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो राइट फॉर्मूला होता है वो है CaSO4 क्या होता है, CaSO4 जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। यहाँ पे 2H2O दे रखा है इसलिए ये अनमैच्ड है, ये इनकरेक्ट है ना। देखिए ये 2H2O फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है आपका जिप्सम का फॉर्मूला। किसका होता है, जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा CaSO4 जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसी तरीके से मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के यहाँ पे फॉर्मूले बताऊं। देखिए बेकिंग सोडा का तो आपको पता चल ही गया होगा, NaHCO3 कहलाता है, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मान लो एग्जाम में बाइकार्बोनेट के नाम से आए कि बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 है, ये सोडियम कार्बोनेट है
जिसे वाशिंग सोडा कहा जाता है, और NaCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसी तरीके से कास्टिक सोडा कहा जाता है NaOH को। एलम कहा जाता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24। ओरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। लाफिंग गैस का होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम N2O भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। देखिए कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछा गया है कि इसमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। ऐसे ही सोडा लाइम हम बोलते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को, यानी मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड सोडा लाइम। एंड स्लैग्ड लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम कहा जाता है, जिसे CaOH का होल ट्वाइस भी कहते हैं। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रीन विट्रियोलिज, इनमें से किसे ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है? ऑप्शन है CuSO4 5H2O, ऑप्शन बी MgSO4 7H2O, ऑप्शन सी है FeSO4 7H2O एंड ऑप्शन डी है ZnSO4 7H2O। तो आपको ये बताना है कि ग्रीन विट्रियोल इसमें से किसे कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसका आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी FeSO4 7H2O। इसे ग्रीन विट्रियोल। अलग अलग विट्रियोल के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं? CuSO4 7H2 को क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल। CuSO4 5H2O, सॉरी, CuSO4 5H2, यानी कॉपर सल्फेट को, जो जिसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं कॉपर सल्फेट, उसको हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ऐसे ही ZnSO4 7H2 को कहा जाता है व्हाइट विट्रियोल। क्या कहा जाता है? व्हाइट विट्रियोल। एप्सम साल्ट कहते हैं MgSO4 7H2O को। तो क्या बोलते हैं? MgSO4 7H2O इज कॉल्ड एप्सम सॉल्ट। सही। FeSO4 7H2O को ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, जहां यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ऑयल ऑफ विट्रियोल आपका H2SO4 कहलाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या है? H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही हाइपो से एंटी क्लोर कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आता है सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि Na2H2O3 5H2O। ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है क्लोरिनेटेड लाइम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को, यानी CaOlCl2 5H2 को क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा जाता है? CaOCl2H2O को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। कैलोमल की बात करें तो मर्क्यूरस क्लोराइड आपका कैलोमल कहलाता है Hg2Cl2। एंड टाल्क, टाल्क का कई बार फॉर्मूला पूछा गया है एज ए फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसे हम सोप स्टोन या फिर फ्रेंच चाक भी कहते हैं। टेल्कम पाउडर होता है ना, उसके अंदर टाल्क होता है, उसको सोप स्टोन या फिर फ्रेंच चाक भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3MgO4SiO2H2O, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड ऐसे है, ये वाटर मॉलिक्यूल साथ में है। 3MgO4SiO2H2O। तो यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टेक द अनमेच्ड पेयर ऑफ एंटीडोट एंड देयर यूज इन वेरियस पॉइजनिंग। आपको इसमें जो भी अनमेच्ड पेयर है एंटीडोट का और उसकी जो पॉइजनिंग है, उसमें जो अनमेच्ड पेयर है उसको फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा अनमेच है। देखिए ऑप्शन है डेस्फेरोक्सामिन, आयरन पॉइजनिंग में काम आने वाला। ऑप्शन बी है डाइमर्केप्रोल, मरकरी पॉइजनिंग में। ऑप्शन सी है पेनिसिलामिन, कॉपर एंड लेड पॉइजनिंग में। और ऑप्शन डी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे एल्कलीन पॉइजनिंग में ले सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से अनमेच्ड पेयर है और एंटीडोट और उसके यूज के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड एल्कली पॉइजनिंग। यहाँ पे ये दोनों ही जो मैचिंग है वो इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है वो भी देख लेते हैं। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपने आप में वीक एल्कली, क्या है? वीक एल्कली। और एंड इज यूज्ड फॉर एसिड पॉइजनिंग। जितने कितने भी एसिड की पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो वहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है, जो कि एसिड के साथ में एसिड बेस रिएक्शन देता है। और जो भी आपका एसिड का काउंटर इफेक्शन है उसको वाइल इन एल्कली कास्टिक पॉइजनिंग की बात करें तो वहां पे जनरली हम क्या लेते हैं? वीक एसिड, जैसे लेमन जूस है, विनेगर है, उसको हम काम में लेंगे अगर उनको कास्टिक की पॉइजनिंग हो गई या फिर एल्कली की पॉइजनिंग हो गई है तो।
इसके अलावा दोस्तों देखिए डेस्पेरोक्सामिन, डाइमर्केप्रोल जिसे हम ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी कहते हैं, एंड पेनिसिलामिन, ये तीनों ही एंटीडोट है जो कि चिलेशन के थ्रू काम करते हैं। कैसे करते हैं? चिलेशन के थ्रू काम करते हैं। देखिए बाल एक्ट एज एंटीडोट इन आर्सेनिक, मरकरी, गोल्ड एंड लेड पॉइजनिंग। जो ब्रिटिश एंटी लेविसाइड है ना, बाल जिसे हम डाइमर्केप्रोल कहते हैं, ये आर्सेनिक, मरकरी, गोल्ड और लेड की पॉइजनिंग में काम में आता है। डेस्पेरोक्सामिन आयरन पॉइजनिंग में आता है, इसका ध्यान रखें। आयरन पॉइजनिंग में डेस्पेरोक्सामिन, डाइमर्केप्रोल मेनली मरकरी पॉइजनिंग में, और पेनिसिलामिन मेनली कॉपर एंड लेड पॉइजनिंग में। यानी ये जो ऑप्शन है जो राइट है वो तीनों अच्छे से याद रखें। इनका अलग से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि आयरन पॉइजनिंग में क्या देते हैं, तो आपको मालूम चाहिए डेस्पेरोक्सामिन। मरकरी पॉइजनिंग में क्या देते हैं, तो डाइमर्केप्रोल। कॉपर या लेड पॉइजनिंग में क्या देते हैं, पेनिसिलामिन। ये सारी चीजें भी आपको साथ साथ में लर्न होनी चाहिए। इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्रेडिएंट ऑफ ए यूनिवर्सल एंटीडोट एलोंग विद चारकोल एंड टैनिक एसिड। आपको ये बताना है कि जो यूनिवर्सल एंटीडोट है उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट रहते हैं। एक तो चारकोल हो गया, दूसरा टैनिक एसिड हो गया, तीसरा आपको बताना है कि तीसरा कौन सा इसमें मिक्स रहता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसे MgCO3 भी कहा जाता है, ऑप्शन सी है टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसे TiO2 भी कहा जाता है, और ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे CaCO3 कहा जाता है। तो आपको बताना है कि यूनिवर्सल एंटीडोट में चारकोल, टैनिक एसिड और इसके साथ में कौन सा कंपाउंड मिक्स करके काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या काम में लिया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिया जाता है। देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट की बात करें तो इसमें कौन कौन से मिक्सचर होते हैं। देखिए 2 पार्ट्स होता है एक्टिवेटेड चारकोल का। 2 पार्ट्स क्या रहेंगे एक्टिवेटेड चारकोल, 1 पार्ट रहेगा आपका टैनिक एसिड एंड 1 पार्ट रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 parts activated charcoal, 1 part tannic acid and 1 part magnesium oxide। तो इस तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें टाइटेनियम डाइऑक्साइड की, देखिए इसका क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है TiO2, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। ये एक प्रकार का ओपेसिफाइंग एजेंट है। क्या है? ओपेसिफाइंग एजेंट, एंड इट प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम यूवी रेडिएशन। जो भी आपकी यूवी रेडिएशन से उससे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको सनस्क्रीन क्रीम या फिर सनस्क्रीन प्रोडक्ट में सनबर्न से प्रिवेंट करने के लिए काम में लिया जाता है ना। सनस्क्रीन क्रीम में काम में लिया जाता है, सनस्क्रीन प्रोडक्ट है, सनस्क्रीन लोशन है, वहां पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड काम में लिया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करें तो दीज आर यूज्ड एज डेंटिफ्राइसेस, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि टीथ को क्लीन करने के लिए ब्रश कर ऊपर लगाए जाते हैं, वो आपके डेंटिफ्राइसेस कहलाते हैं, और उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लुगोल सॉल्यूशन इज। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको बताना है कि लुगोल सॉल्यूशन इसमें से क्या है। ऑप्शन ए है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन BPIP, ऑप्शन बी है वीक आयोडीन सॉल्यूशन BP और IP। BP का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार एंड IP का मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार। ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन USP का मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अनुसार। एंड ऑप्शन डी है A एंड C बोथ। आपको बताना है कि लुगोल सॉल्यूशन क्या होता है के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए काफी अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि A एंड C बोथ। यानी इसको भी हम लुगोल सॉल्यूशन कहेंगे, इसको भी हम लुगोल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर यूएसपी की बात करें तो लुगोल सॉल्यूशन कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन। और अगर बीपी और आईपी की बात करें तो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन आपका लुगोल सॉल्यूशन कहलाता है। देखिए एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन जो कि स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन है एज पर यूएसपी, इसी को अपन लुगोल सॉल्यूशन कहते हैं। इसका कंपोजिशन देखें तो इसमें 5% वेट बाई वॉल्यूम आयोडीन रहता है, प्लस 10% वेट बाई वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड इन रहता है। इस तरीके से वीक आयोडीन सॉल्यूशन ब्रिटिश BPIP की बात करें तो ये आपका बना हुआ रहता है 2% वेट बाई वॉल्यूम आयोडीन प्लस 2.5% वेट बाई वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन IP की बात करें तो इसमें 10% वेट बाई वॉल्यूम आयोडीन
प्लस 6% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड होता है इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। देखिए जो पहले जितने भी सॉल्यूशंस थे वो आपके थे वाटर में, यहाँ पे वाटर में था, ये भी वाटर में था। जो स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन है वो आपका क्या रहेगा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में एज पर आईपी एंड बीपी, है ना। यूएसपी के अनुसार तो स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन ये हो गया, आईपी बीपी के अनुसार ये हो गया। तो इनका तीनों का कंपोजिशन आपको मालूम होना चाहिए। कंपोजिशन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, या वीक आयोडीन सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, या फिर स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, तो ये मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टिक द इनकरेक्ट, इसमें जो भी इनकरेक्ट है उसको टिक करना है। ऑप्शन है द पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी है 6% वेट बाय वॉल्यूम H2O2, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, लिबरेट 20 टाइम इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। ऑप्शन सी है pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 6.4 to 6.5, एंड ऑप्शन डी है 0.9% सोडियम क्लोराइड और 1.9% बोरिक एसिड इज आइसोटोनिक विथ बॉडी फ्लूइड्स। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए जो 3 करेक्ट है उनको भी आपको लर्न करना है, ये ध्यान रखें, और जो इनकरेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करके बताना। यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो रहेगा ऑप्शन सी, है ना। तो करेक्ट कौन कौन से हो गए, पहला तो ये करेक्ट हो गया, पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलामाइन का पिंक कलर किसकी वजह से होता है, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है, जिसके अंदर Fe+3, है ना। तो ये रहता है Fe2O3, इसका फॉर्मूला है फेरिक ऑक्साइड का। फेरस ऑक्साइड आए ना तो ध्यान रखना, फेरस नहीं करना है, फेरिक ही करना। ये Fe2O3 इसका फॉर्मूला है, जिसमें फेरिक फॉर्म में रहेगा आयरन, ठीक है। साथ ही साथ 6% जो वेट बाय वॉल्यूम H2O2 होता है ना, ये लिबरेट करता है 20 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन, ये भी सही है। इसके अलावा 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, या फिर 1% बोरिक एसिड यानी H3BO4, ये दोनों ही आइसोटोनिक है विथ बॉडी फ्लूइड्स, ये भी आपको ध्यान रखना। तो गलत कौन सा है, ये वाला। देखिए ये गलत क्यों है, जो ब्लड होता है ना, ब्लड ब्लड का पीएच होता है 7.4 से 7.5, यहाँ पे 6.4 to 6 कितना होता है, ब्लड का पीएच 7.4 से 7.5 होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट है सलाइवा, सलाइवा का पीएच होता है 6.4 to 7.4। ड्यूडेनल फ्लूइड का होता है 5.5 to 7.5। गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.5 to 1.8। ऐसे ही पेनक्रेटिक जूस का होता है 7.5 to 8.2। यूरिन का होता है 4 से लेके 8 तक। गाल ब्लैडर बाइल का होता है 5.5 से 7.7 तक। और टीयर जो हमारे आंसू होते हैं आंखों के अंदर, उसका पीएच होता है 6.5 से लेके 7.6 तक। देखिए कैलामाइन की बात करें तो कैलामाइन बीपी, कैलामाइन बीपी क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार बेसिक जिंक कार्बोनेट है कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड। बेसिक जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, ZnOH का होल ट्वाइस X Fe2O3। वही कैलामाइन यूएसपी की बात करें, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये तो जिंक कार्बोनेट था, ये डायरेक्टली जिंक ऑक्साइड है जिसमें स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड है, बिल्कुल कम मात्रा में फेरिक ऑक्साइड होगा। ये क्या कहलाएगा आपका कैलामाइन यूएसपी, क्या कहलाएगा कैलामाइन यूएसपी। देखिए 6% वेट बाई वॉल्यूम H2O2 आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड IP और BP। जहाँ पर 6% वेट बाई वॉल्यूम H2O2 होता है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड IP या BP भी कहते हैं, जो कि 20 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन लिबरेट करता है। और 3% वेट बाई वॉल्यूम H2O2 की बात करें तो इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड USP कहा जाता है, जो कि 10 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन लिबरेट करता है ना। तो 6% तो करेगा आपका 20 टाइम्स, और 3% वाला H2O2 करेगा इसका 10 टाइम्स ऑक्सीजन लिबरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एंटासिड कॉजिंग लग्जेटिव इफेक्ट इज, इनमें से कौन सा एक एंटासिड है जो कि लग्जेटिव इफेक्ट करता है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सेल, जिसे हम AlOH का होल थ्राइस भी कहते हैं। ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम कैल्शियम CaCO3 का कहते हैं। ऑप्शन सी है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट यानी कि 2MgO 3SiO2 XH2O।
ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जिसे हम AlPO4 भी कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक एंटासिड है जो लग्जेटिव इफेक्ट करता है। लग्जेटिव इफेक्ट का मतलब जो स्टोमक को फास्टली रिमूव इवेकुएट करता है, खाली करता है, यानी दस्त लगते हैं जिसकी वजह से, तो उस एंटासिड का नाम बताना है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटासिड होते क्या है। एंटासिड जो कि गैस्ट्रिक HCl को न्यूट्रलाइज करने वाले सब्सटेंस होते हैं, वो एंटासिड है। और ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब ऐसे एंटासिड जो कि हमारी बॉडी में जाने के बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाए, ब्लड सर्कुलेशन में जाए, एब्जॉर्ब हो जाए वो और ब्लड सर्कुलेशन में चले जाए, उन्हें हम सिस्टेमिक एंटासिड कहते हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे NaHCO3 भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट ये सिस्टेमिक एंटासिड है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया इनमें से कौन सा एब्जॉर्बेबल एंटासिड है या सिस्टेमिक एंटासिड है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सिस्टेमिक एंटासिड का एग्जाम्पल है। देखिए सोडियम कार्बोनेट करता क्या है? इट कोज बेल्चिंग, बेल्चिंग करेगा, फ्लैटुलेंस करेगा, हमारी जो भी स्टोमक है वहां पे CO2 गैस को रिलीज करेगा, यानी इससे गैस बनेगा, है ना। तो फ्लैटुलेंस करेगा और साथ ही साथ ये सिस्टेमिक एसिडोसिस करता है, यानी वापिस इससे एसिडोसिस होने की चांसेस भी रहते हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक है, इसलिए इसको कम यूज में लिया जाता है। सेकेंड हो गया आपके नॉन सिस्टेमिक, जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। उसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड। जो भी एल्यूमिनियम और कैल्शियम वाले हैं, एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड का मतलब हो गया CaCO3। तो ये वाले है ना एंटासिड, ये क्या करते हैं? दोनों ही कॉन्स्टिपेशन करते हैं। देखिए अल्फाबेटिकली देखें तो एल्यूमिनियम और कैल्शियम, ये दोनों में A और C दोनों पहले आते हैं, और कॉन्स्टिपेशन में C क्या आता है? पहले। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन करते हैं। ये भी कॉन्स्टिपेशन करेगा, अलग से देंगे तो इसको भी अलग से देंगे तो ये भी कॉन्स्टिपेशन करेगा। इसके बाद में जो मैग्नीशियम आता है, देखिए एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में M बाद में आता है, सबसे नीचे है। और ये क्या करता है? लग्जेटिव। ठीक है, ऊपर वाले दोनों तो क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन, और ये नीचे वाला क्या करता है? लग्जेटिव। तो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड होते हैं, वो सारे के सारे लग्जेटिव इफेक्ट करते हैं। देखिए अब इन दोनों की वजह से तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और इससे हो रहा है लग्जेटिव इफेक्ट। तो ये करना क्या है? अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, यानी कॉन्स्टिपेशन वाले के साथ में एक लग्जेटिव एंटासिड को कंबाइन कर ले, तो इन दोनों का जो इफेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन और लग्जेटिव इफेक्ट, वो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वो एंटासिड जो कंबाइंड फॉर्म में होगा वो नो तो कॉन्स्टिपेशन करेगा, नो ही लग्जेटिव इफेक्ट करेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? जब कभी भी हम एंटासिड लेते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। सो कॉम्बिनेशन एंटासिड आर यूज्ड लाइक मेगाल्ड्रेट, जिसके अंदर क्या रहेगा? जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज न्यूट्रलाइज बाय लग्जेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम, यानी दोनों इफेक्ट एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाए, ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी कैटेगराइज्ड एज माइल्ड, परगेटिव और लग्जेटिव? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक ड्रग माइल्ड, परगेटिव या फिर लग्जेटिव की तरह काम करती है। इनमें से कौन सी एक ड्रग माइल्ड, परगेटिव या फिर लग्जेटिव की तरह काम करती है? ऑप्शन है लाइट केओलिन, ऑप्शन डी है अमोनियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है लिक्विड पैराफिन एंड ऑप्शन डी है अमोनियम क्लोराइड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक माइल्ड, परगेटिव या फिर लग्जेटिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लिक्विड पैराफिन। देखिए हम देख लेते हैं माइल्ड, परगेटिव क्या होता है, लग्जेटिव क्या होता है, इन सभी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो लाइट केओलिन होता है ना, लाइट केओलिन, ये एड्सोर्बेंट की तरह काम करता है। कैसे करता है? एड्सोर्बेंट। जैसे ही अमोनियम कार्बोनेट की बात करें तो अमोनियम कार्बोनेट क्या करता है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, यानी रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने में काम आता है। और ये अमोनियम क्लोराइड सबसे नीचे दे रखा है, NH4Cl जिसे हम बोलते हैं, ये जनरली एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम आता है, यानी कफ को एक्सपेल आउट करता है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर कफ बन जाता है, खांसते हैं तब कफ बन जाता है, तो उसको ये एक्सपेल आउट करने में काम आता है। तो अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिक्विड पैराफिन की। जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट है, उनमें कुछ एजेंट होते हैं। कैथार्टिक्स का मतलब ऐसे एजेंट्स जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं, यानी कब्जी को दूर करते हैं, कब्ज हो जाती है उसको ठीक करने में काम आते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? कैथार्टिक्स। ये कैथार्टिक्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया आपका माइल्ड, परगेटिव या फिर लग्जेटिव, यानी
जो एकदम लग्जेटिव इफेक्ट करता है, माइल्ड परगेटिव है, इसको लेने से स्टूल क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना, और इजीली डिफिकेशन हो जाता है। तो दीज प्रमोट डिफिकेशन विथ मिनिमम एडवर्स इफेक्ट, इनको लेने से डिफिकेशन तो होगा ही होगा, बाकी एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल कम होगा। दिस कैन बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन, इनको प्रेग्नेंट वुमेन को भी दिया जा सकता है। देखिए परगेटिव को कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देते हैं, लग्जेटिव को दिया जा सकता है, वैसे इसको भी अवॉइड ही किया जाता है, फिर भी दिया जा सकता है। इसमें बल्क फॉर्मिंग हो गए, ऐसे कंपाउंड्स जो कि जो स्टूल का बल्क है उसको इंक्रीज कर देंगे जिससे कि इजीली डिफिकेशन हो जाए। तो बल्क फॉर्मिंग के एग्जांपल है इसबगोल, प्राण, साइलियम सीड, अगार अगार, करायागम, ये सारे के सारे बल्क फॉर्मिंग एजेंट हैं। सेकंड आते हैं आपके स्टूल सॉफ्टनर, जो कि स्टूल को सॉफ्ट हम इमोलिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमोलिएंट। इसका एग्जांपल है आपका लिक्विड पैराफिन। क्या है, लिक्विड पैराफिन, जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। स्टूल सॉफ्टनर का एग्जांपल क्या हो गया, लिक्विड पैराफिन, जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। सेकंड आगे आपका स्ट्रॉन्ग परगेटिव। स्ट्रॉन्ग परगेटिव का मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि कंप्लीट इवेकुएशन ऑफ बाउल करते हैं, यानी बाउल को कंप्लीटली खाली कर देते हैं। जब कभी भी प्री ऑपरेटिव कंडीशन होती है जहाँ पे ऑपरेशन से पहले पेशेंट का बाउल को इवेकुएट करना जरूरी रहता है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग परगेटिव दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल है इनोफ्थलीन, है ना, सिग्ना ग्लाइकोसाइड, रूबारब एक्सट्रैक्ट, ईसाकोडी एंड कैस्टर ऑयल, ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग परगेटिव के एग्जाम्पल है। देखिए दीज आर यूज्ड प्रायर टू मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, जो भी मेजर सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं उनसे पहले दिए जाते हैं। तो लिक्विड पैराफिन भी यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्टूल सॉफ्टनर हो गया, ये एक प्रकार का माइल्ड परगेटिव है। मिनरल ऑयल, लिक्विड पैराफिन, स्टूल सॉफ्टनर या फिर इमोलिएंट का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, टिक द इनकरेक्ट। ऐसे जो भी इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है सी प्लांट, लेमिनेरिया डिजिटाटा एंड फ्यूकस वेसिकुलोसस आर सोर्स ऑफ आयोडीन। सी प्लांट जो लेमिनेरिया वेसी डिजिटाटा है और दूसरा फ्यूकस वेसिकुलोसिस है, ये दोनों ही आपके क्या है, सोर्स ऑफ आयोडीन है। ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी है सबलाइम सल्फर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ सल्फर। सल्फर, सबलाइम सल्फर को मिल्क ऑफ सल्फर कहा जाता है। ऑप्शन सी है प्यूमिस इन वेरी फाइन पाउडर इज यूज्ड एज एब्रेसिव। प्यूमिस होता है, अगर उसको वेरी फाइन पाउडर में हम काम में ले तो वो एब्रेसिव की तरह काम आ सकता है। एंड ऑप्शन डी है एस्ट्रिंजेंट कंस्ट्रिक्ट स्किन पोर्स एंड कैन चेक ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल कट्स। एस्ट्रिंजेंट स्किन पोर्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, और ब्लीडिंग को चेक करने में, रोकने में काम आते हैं। अगर छोटा सा कोई कट लग जाता है तो वहां पे ब्लीडिंग रोकने में काम आते हैं। तो आपको जो भी इनकरेक्ट है वो बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सबलाइम सल्फर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ सल्फर, ये ही इनकरेक्ट है। देखिए सबलाइम सल्फर होता है ना, उसको हम फ्लोवर ऑफ सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोवर ऑफ सल्फर। जबकि प्रेसिपिटेट सल्फर को हम मिल्क ऑफ सल्फर कहते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। सबलाइम सल्फर इज कॉल्ड फ्लोवर ऑफ सल्फर, जबकि प्रेसिपिटेट सल्फर है उसको हम मिल्क ऑफ सल्फर कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, उनको अच्छे से लर्न करें। सी प्लांट, लेमिनारिया डिजिटाटा एंड फ्यूकस वेसिकुलोसस आर सोर्स ऑफ आयोडीन। ये क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से सोर्स ऑफ आयोडीन कौन कौन से हैं, तो सी प्लांट होते हैं, लेमिनारिया डिजिटाटा और फ्यूकस वेसिकुलोसस। ऐसे ही एब्रेसिव का एग्जाम्पल प्यूमिस स्टोन। ऐसे ही एस्ट्रिंजेंट का वर्क क्या होता है कि ये स्किन पोर्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं और स्मॉल कट्स में ब्लीडिंग नहीं आने देते हैं। जैसे कि शेविंग करते समय आपने फिटकरी देखा होगा, एलम, वो एस्ट्रिंजेंट की तरह वर्क करता है। देखिए कहीं भी कट लग जाता है तो फिटकरी लगाते हैं, है ना, तो वो फटाक से वहां की जो भी आपके पोर्स है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं एस्ट्रिंजेंट, और वहां से फिर ब्लीडिंग आना बंद हो जाता है। देखिए एब्रेसिव्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग टीथ। एब्रेसिव्स डेंटिस्ट के द्वारा यूज में लिए जाते हैं फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग टीथ, जिसके एग्जांपल है प्यूमिस स्टोन। ऐसे ही एस्ट्रिंजेंट की बात करें, जैसे लाइक एलम, फिटकरी की बात करें, इज यूज्ड टू चेक ब्लीडिंग बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स। Astringent also constrict skin pores, so this can be used as antiperspirant and deodorants। तो पसीना रोधी, एंटीपर्स्पिरेंट का मतलब क्या होता है, पसीना नहीं आए। कई बार आपने देखा ना डिओड्रेंट्स को यहाँ बगल में लगाया जाता है, तो वहां पे अगर मान लो किसी व्यक्ति को ज्यादा पसीना आ रहा है तो वहां की जो भी स्किन पोर्स है वो डिओड्रेंट क्या कर देगा, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे कि वहां से
ज्यादा पसीना नहीं आएगा। तो डिओड्रेंट पसीने को कम करने में भी काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए गैस सिलेंडर शोल्डर पेंटेड व्हाइट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज ब्लैक देन विच गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर। आपको ये बताना है कि अगर एक गैस का सिलेंडर जिसका शोल्डर पार्ट है, शोल्डर यानी अपर वाला पार्ट है, वो व्हाइट पेंट किया हुआ है और रिमेनिंग पार्ट को ब्लैक पेंट कर रखा है, तो उसमें गैस भरी हुई है। If a gas cylinder shoulder painted white and the remaining part is black, then which gas is filled in the cylinder? आपको बताना है कौन सी गैस उसमें भरी हुई है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन सी है डी है नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं अलग अलग गैस सिलेंडर और उनके पार्ट्स के उसके कलर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो शोल्डर पार्ट उसका व्हाइट रहेगा और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा नीचे वाला, ये टंकी बची हुई रहेगी ना, इसका जो शोल्डर पार्ट रहता है वो तो व्हाइट रहता है और जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो आपका क्या रहेगा, ब्लैक। किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। नाइट्रोजन की बात करें तो शोल्डर पार्ट आपका क्या रहेगा, ब्लैक, और नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा, ग्रे। ये वाला पार्ट ग्रे रहेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है तो पूरा का पूरा सिलेंडर आपका ग्रे पेंट रहेगा, तो पता चल जाएगा कि इसमें CO2 भरा हुआ है। और अगर नाइट्रस ऑक्साइड है तो जो कंप्लीट सिलेंडर है वो ब्लू कलर का रहेगा। कैसा रहेगा, ब्लू कलर का। तो पता चल जाएगा कि उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसमें से जो भी कलर कोड है वो आपको ध्यान रखने हैं। पर्टिकुलरली इन 4 गैसेस के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है, व्हाइट एंड ब्लैक होता है, ऊपर व्हाइट एंड नीचे ब्लैक। नाइट्रोजन में ब्लैक एंड ग्रे होता है, CO2 में ग्रे होता है, नाइट्रस ऑक्साइड में ब्लू होता है। देखिए अगर हम एटमॉस्फेयर में परसेंटेज की बात करें अलग अलग गैसेस की और उनका वॉल्यूम देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस कितना होता है, 78.08% वॉल्यूम होता है। सेकेंड है आपकी ऑक्सीजन गैस जिसका वॉल्यूम होता है 20.94%। थर्ड है आर्गन गैस जिसका वॉल्यूम होता है 0.93%। लास्ट है CO2 गैस जिसका वॉल्यूम होता है 0.03%। ऐसे देखिए ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर की बात करें तो ये जनरली 21:79 में पाया जाता है और ये सीवियर पल्मोनरी डैमेज पेशेंट को दिया जाता है। ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर किसको दिया जाता है, सीवियर पल्मोनरी डैमेज पेशेंट को। ऐसे ही फ्रोजन फॉर्म ऑफ CO2, देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो फ्रोजन फॉर्म होती है CO2, उस गैस को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। कई बार पूछा गया है इसमें से ड्राई आइस क्या कहलाती है, तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर फ्रोजन फॉर्म में है तो वो आपकी ड्राई आइस कहलाएगी। ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। ये क्रायो सर्जरी में काम आती है। यानी क्रायो सर्जरी या फिर क्रायो यानी बिल्कुल कम टेम्परेचर पे अगर मान लो किसी चीज की सर्जरी करनी है तो वहां पे लिक्विड नाइट्रोजन गैस काम आती है। या फिर बिल्कुल क्रायो प्रिजर्वेशन कह सकते हैं, अगर अपन क्रायो प्रिजर्वेशन भी करना है, बिल्कुल कम टेम्परेचर पे किसी चीज को प्रिजर्व करना है, तो लिक्विड नाइट्रोजन गैस में उसको प्रिजर्व किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। देखिए अब देख लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन 15 देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वहां पे आगे वाले क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 है टिक द इनकरेक्ट। इनमें से जो भी इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट बाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड कन्वर्ट देम टू मीथेमोग्लोबिन इन साइनाइड पॉइजनिंग ट्रीटमेंट। सोडियम थायोसल्फेट हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो गए, उसको मिथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि साइनाइड पॉइजनिंग में वो काम आता है। ऑप्शन बी है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। ऑप्शन सी है बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। बेरियम सल्फेट को रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया में काम में लिया जाता है। एंड ऑप्शन डी है WHOORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट have either sodium bicarbonate 2.5 ग्राम और ट्राइसोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम in their composition। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए जो करेक्ट है उनको भी आपको लर्न करना है, जैसे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन ए, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इनमें से रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, तो आपको ये भी याद होनी चाहिए क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। ये भी पूछा गया है रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया में किसका यूज किया जाता है,
तो बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। इसका यूज रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया में किया जाता है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखें। साथ ही साथ WHO ORS का कंपोजिशन भी ध्यान रखें। सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें 2.5 ग्राम होता है, या फिर सोडियम साल्ट के लिए इसमें ट्राई सोडियम सिट्रेट भी हो सकता है, इसकी जगह 2.9 ग्राम, है ना। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो इनकरेक्ट है वो है आपका ऑप्शन है, यानी सोडियम थायोसल्फेट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर उसे मीथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है, ये इनकरेक्ट है। तो कैसा क्या करेक्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखें साइनाइड पॉइजनिंग में होता क्या है। देखिए, साइनाइड पॉइजनिंग में जो साइनाइड आयन होता है ना, वो फेरिक आयन, इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के फेरिक आयन के साथ में रिएक्ट करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रोक देता है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन को स्टॉप कर देता है, जिससे कि सेल की डेथ हो जाती है। यानी सेल डेथ करता है, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन को स्टॉप कर देगा। साइनाइड फेरिक आयन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और ये प्रिवेंट करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को। अगर हम देखें इसका ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट दोनों काम में लेते हैं। सोडियम नाइट्राइट आपका फेरस आयन के साथ में, हीमोग्लोबिन के जो फेरस आयन है उसके साथ में मिलकर क्या बना लेगा, फेरिक आयन ऑफ मीथेमोग्लोबिन। कौन बनाएगा, ये सोडियम नाइट्राइट बनेगा। जबकि यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा था, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट ये काम नहीं करता, ये काम कौन करता है, सोडियम नाइट्राइट करता है। कौन करता है, सोडियम नाइट्राइट। ये फेरस आयन ऑफ हीमोग्लोबिन को साथ में बाइंड होकर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फेरिक आयन ऑफ मीथेमोग्लोबिन में। अब देखिए, यहाँ पे फेरिक आयन ऑफ मीथेमोग्लोबिन कन्वर्ट हो चुका है। ये क्या करेगा, सीरम साइनाइड के साथ में रिएक्ट करेगा, जो कि अभी तक सेल के अंदर इंटर नहीं हुआ, तो उसको कन्वर्ट कर देगा साइनो मीथेमोग्लोबिन में। फेरिक आयन ऑफ मीथेमोग्लोबिन रिएक्ट विद सीरम साइनाइड एंड कन्वर्टेड इनटू साइनो मीथेमोग्लोबिन। अब देखिए, साइनोमिथेमोग्लोबिन बन गया। अब क्या होगा, थायोसल्फेट आएगा, सोडियम थायोसल्फेट, और इस साइनोमिथेमोग्लोबिन के साथ में फर्दर रिएक्ट करके इसमें बना लेगा थायोसाइनेट आयंस। थायोसाइनेट आयंस अपने आप में क्या है, नॉन टॉक्सिक है। और ये जो रिएक्शंस होती है ना, सोडियम थायोसल्फेट प्लस साइनोमिथेमोग्लोबिन जिसमें थायोसाइनेट आयन बनता है, ये रोडेनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रोडेनेज एंजाइम। तो कई बार ये रोडेनेज एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम थायोसल्फेट जब भी साइनोमिथेमोग्लोबिन से मिलेगा, तो ये रोडेनेज एंजाइम की प्रेजेंस में थायोसाइनेट आयंस में कन्वर्ट कर देगा, जो कि नॉन टॉक्सिक है। इस तरीके से साइनाइड का ट्रीटमेंट हो जाएगा, साइनाइड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास में टॉप 15 क्वेश्चंस। अगली क्लास में अपन फिर देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड, तो वो भी आप जरूर देखें, जिससे कि आपकी फार्मा केमिस्ट्री फर्स्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, अगर आप चाहते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, तो उसके लिए जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। और हमारे प्लेटफॉर्म फार्मा कंसेप्ट ऐप पर आपको सारी चीजें अच्छे से मिलेगी, जिसमें आपको 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। वहां पे आपको फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, जीपेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की टेस्ट सीरीज और फार्मा एजेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज सभी लाइव मिलेगी। और मात्र वो 500 में है, काफी डिस्काउंट के बाद में वो भी कम रेट में मिलेगी, जहाँ पे वीकली लाइव टेस्ट अपलोड होते रहते हैं। देखिए, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम बेच, टारगेट जीपेट एग्जाम बेच, फार्मासिस्ट एग्जाम बेच, इनमें से किसी बेच को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं, जहाँ पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको तैयारी करने के लिए अच्छे से मिलेंगे। तो चलिए, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। आशा है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।